हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे 18 और 19 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रहे, विभिन्न वेबसाइटों पर रहे, समाचार पत्र पत्रिकाओं में रहे। वो सारे खबरें जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन सभी को यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ये वीडियो डेली शाम को 7:30 बजे आपको मिल जाता है। और यहाँ पर देखा जाए तो दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई में रहे महत्वपूर्ण खबरों पर फोकस किया जाता है। और उन खबरों से जो इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के फैक्ट हो सकते हैं और साथ ही साथ जो मेंस का डाटा हो सकता है, वो निकाल कर आपके समझ प्रस्तुत किया जाता है टू द पॉइंट फॉर्मेट में। और इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये हमारी क्लास तो आती है डेली शाम को यूट्यूब पर, ठीक है। ये क्लास फ्री होती है, फ्री में आप इसको अटेंड करते हैं सारी चीजें। अगर आप इस क्लास का पीडीएफ, पीपीटी या टेस्ट इत्यादि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे मार्च के जो मार्च महीने का पैकेज है करंट अफेयर का, उसमें आप खुद को एनरोल कर सकते हैं। और इसमें आपको क्या क्या चीजें मिल जाएंगी, वीडियो लेक्चर तो मिलेगा ही, साथ साथ में जो क्लास पीपीटी होती है वो भी मिल जाएगी, क्लास प्रिंटेबल पीडीएफ भी मिल जाएगी, टेस्ट भी मिल जाएगा, और मंथली कंपाइलेशन पीडीएफ और मंथली कंपाइलेशन टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। और ये मार्च 2025 का पैकेज ज्वाइन आप कैसे कर सकते हैं, आइए मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। आपको जाना होगा सिंपली गूगल पर, ठीक है। आप गूगल सर्च करेंगे और गूगल सर्च पे आपको सर्च करना होगा SSGCP यानी समसामयिक घटना चक्र पब्लिकेशन। आप सर्च करेंगे तो वहां पर जैसे ही आप सर्च करेंगे होम पेज पर जाइएगा और आपको जाना है वीडियो लेक्चर के सेक्शन में। जैसे ही आप वीडियो लेक्चर का सेक्शन ओपन करेंगे, यहां पर आप देखेंगे सबसे पहला आपका जो स्लॉट मिलेगा न्यू रिलीज में, यहां पर आपको मार्च महीने का करंट अफेयर का सेक्शन दिख जाएगा, ठीक है। मार्च महीने का, और उसके जस्ट बाद देखेंगे आप फरवरी महीने का लगा हुआ है। मार्च महीने पे आप क्लिक करिएगा, ठीक है। मार्च महीने पे जैसे आप क्लिक किए तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। क्लास पीपीटी एज इट इज, जैसे पिक्टोरियल फॉरवर्ड में आपको पढ़ाता हूँ, सेम पीडीएफ यहाँ आपको ऐप पर मिल जाएगी। और प्रिंटेबल पीडीएफ जो होती है वो आपको कम्युनिटी, व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिल जाएगी। व्हाट्सएप कम्युनिटी कैसे ज्वाइन करनी है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आप देख लीजिए क्या क्या चीजें आपको मिलती है। डेली आपको वीडियोस मिल जाता है, पीडीएफ मिल जाता है, और उसी दिन का जो क्लास होता है, क्लास पर आधारित एक टेस्ट होता है, 10 एमसीक्यू पर डे टेस्ट होता है, वो टेस्ट भी आपको मिल जाता है। महीने के एंड में जब मंथ एंड होगा, और मंथ एंड में क्या होगा कि उसके बाद आपको पूरा महीने का जो कंपाइल पीडीएफ है, प्रिंटेबल पीडीएफ है, वो आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिल जाती है। व्हाट्सएप कम्युनिटी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दे रखा है। यहाँ पर इस हेल्पलाइन नंबर पर आप दिन के 12 बजे से लेके शाम 8 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। जब आपने ये पैकेज ज्वाइन कर लेंगे, बाय नाउ पर क्लिक करेंगे। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन करने के लिए इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करिएगा, आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये पूरा पैकेज हमारा मात्र, देखिए, जब आप बाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सेल प्राइस 25 रुपए, लेकिन अभी होली ऑफर चल ही रहा है, तो यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा 18 रुपए 75 पैसे में। 18 रुपए 75 पैसे में पूरे महीने का करंट अफेयर आप इसको अवेल कर सकते हैं। और इसकी वैलिडिटी, इसकी वैधता जो है, वो वैधता कितने दिन की है, वैधता इसकी 1 साल की है। वैधता 1 साल की है, 1 साल तक आप जितनी बार चाहे उतनी बार टेस्ट दे सकते हैं, पीडीएफ देख सकते हैं, और सीरियल वाइज आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये थी जानकारी इस पैकेज से रिलेटेड, ठीक है। और इसके साथ एक सूचना और भी है, फरवरी महीने का जो प्रिंटेबल पीडीएफ है वो व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर दी गई है। जो लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी में नहीं जुड़े हुए, उन्होंने फरवरी महीने का परचेज किया था, वो व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ने के लिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करिएगा, आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है, पूरे महीने का। और ये खास बात ये है कि हमारा पूरा कंटेंट जो है वो बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है। चलिए बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरें कौन कौन सी है। सबसे पहले देखें आयुध निर्माण दिवस। अब ये आयुध निर्माण दिवस है, ये कब मनाया जाता है, तो हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। हर साल 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भारत में मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण दिवस है। वर्ष 1801 में, कब, 1801 में इसी दिन कोलकाता के कोसीपुर में भारत की पहली आयुध फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। और ये पॉइंट जो है ये आपके सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की पहली आयुध फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी, 1801 में हुई थी। कहां पर हुई थी भारत की पहली आयुध फैक्ट्री की स्थापना, कोसीपुर में हुई थी। और ये कोसीपुर कहां पे पड़ता है, ये पड़ता है वेस्ट बंगाल में। कहां पर, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में पड़ता है कोसीपुर, ठीक है। आगे बात करें, यह दिन भारत में बड़े ही देशभक्तिपूर्ण उत्साह के साथ मनाया जाता है, क्योंकि भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में आयुध निर्माण का अमूल्य योगदान है। इसी वजह से यह दिन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आयुध निर्माण दिवस कब मनाया जाता है, 18 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला दिवस कौन सा है, अगला दिवस है अंतरराष्ट्रीय ग्राहक दिवस, इंटरनेशनल कंज्यूमर डे। अब इंटरनेशनल कंज्यूमर डे के बारे में बात कर ले तो दुनिया भर में हर साल 19 मार्च को अंतरराष्ट्रीय ग्राहक दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर 2 दिवस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग 18 और 19
यानी कल का करंट अफेयर और आज दोनों का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। और इसके साथ आज से ही हम लोग रेगुलर हो जाएंगे, कल से आपको पर डे के जो करंट अफेयर जैसे मिलते थे वैसे ही मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखें, दुनिया भर में हर साल 19 मार्च को अंतरराष्ट्रीय ग्राहक दिवस मनाया जाता है। यह दिन किसी भी व्यवसाय की सफलता में ग्राहक के महत्व का जश्न मनाने के लिए समर्पित है, ठीक है। कोई व्यवसाय होता है वहां पर भाई ग्राहक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय ग्राहक दिवस सबसे पहली बार 19 मार्च 2010 को मनाया गया था। कब मनाया गया था पहली बार? परीक्षा मुझसे पूछे कि अंतरराष्ट्रीय ग्राहक दिवस कब मनाया जाता है, 19 मार्च को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था, पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था? 2010 में पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, इसके बाद से ही हर साल 19 मार्च को वैश्विक स्तर पर यह दिवस मनाया जा रहा है, यानी कि 2010 से ही हर साल इसको मनाया जा रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण पॉइंट। पहली खबर क्या है? ये उत्तर प्रदेश स्पेशल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखा जाए उत्तर प्रदेश, और ये पॉइंट जो है ये आपके प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, यूपी मेंस जीएस पेपर 6 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीएस पेपर 6 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखें, आईटीआई के उन्नयन के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में एमओयू पर साइन किया गया है, ठीक है। किसके लिए? जो आईटीआई होते हैं ना, आईटीआई के उन्नयन के लिए किसके किसके बीच में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? उत्तर प्रदेश सरकार और टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के, ठीक है, टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बीच में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। पॉइंट्स पर चर्चा कर ले तो उत्तर प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल की उपस्थिति में 18 मार्च 2025 को, कब? 18 मार्च 2025 को लखनऊ अलीगंज के राजकीय आईटीआई परिसर में फेज 2 के अंतर्गत 62 राजकीय आईटीआई, कितने? 62 राजकीय आईटीआई के उन्नयन के लिए टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। और ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है उसके तहत कितने आईटीआई का उन्नयन किया जाएगा? तो यहां पर आईटीआई की संख्या है 62, कितने? 62 गवर्नमेंट आईटीआई का उन्नयन किया जाएगा, ठीक है। और ये पॉइंट याद रखिएगा, जो फेज 2 है, फेज 2 के अंतर्गत ये सारी चीजें की जा रही हैं, ठीक है। चलो अगली खबर पर चर्चा करें। यहां पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, आरक्षण से संबंधित है। और बात करें पॉइंट पर, क्या पॉइंट है? तेलंगाना विधानसभा ने अनुसूचित जाति आरक्षण एवं युक्तिकरण विधेयक 2025 पारित किया है, ठीक है। परीक्षा में आपसे पूछे कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति आरक्षण का युक्तिकरण विधेयक 2025 पारित किया गया है? तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा पारित किया गया है, विधानसभा में इसको पारित कर दिया गया है। इससे संबंधित जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पर चर्चा कर ले। और ये 19 मार्च की खबर है, ठीक है, आकाशवाणी से ये खबर ली गई है, आकाशवाणी का इनपुट है, यहां पर आप देख सकते हैं आकाशवाणी का इनपुट। चलिए बात करें यहां पर पॉइंट्स की, क्या पॉइंट है? तेलंगाना विधानसभा ने अनुसूचित जाति आरक्षण का मुक्तिकरण विधेयक, युक्तिकरण यहां पर होगा, ठीक है, आरक्षण का युक्तिकरण विधेयक 2025 पारित कर दिया है, जिससे राज्य में अनुसूचित जाति के अंतर्गत 59 समुदायों के लिए आरक्षण में उपवर्गीकरण का रास्ता साफ हो गया, ठीक है। बेसिकली जो ये आरक्षण विधेयक आया है, इस आरक्षण विधेयक का उद्देश्य ही है कि तेलंगाना में जो 59 अनुसूचित जाति के अंतर्गत जो जातियां हैं, अनुसूचित जातियां हैं, उनका उपवर्गीकरण किया जाए। उपवर्गीकरण के करने के उद्देश्य से ही ये विधेयक लाया गया है। अब उपवर्गीकरण कैसे किया जाएगा, आइए उस पर भी चर्चा कर ले। तो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है, ही राज नरसिम्हा ने 18 मार्च को इस संबंध में विधानसभा में विधेयक पेश किया है, ठीक है। यहां पर विधेयक किसके द्वारा पेश किया गया है? जो स्वास्थ्य मंत्री हैं तेलंगाना के, उनके द्वारा पेश किया गया है। और विधेयक के अनुसार अनुसूचित जातियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। उपवर्गीकरण जो किया जाएगा तेलंगाना में अनुसूचित जातियों का, उसके लिए उपवर्गीकरण 3 श्रेणियों में किया जाएगा, 3 कैटेगरी में बांटा जाएगा। अब 3 कैटेगरी में कैसे आरक्षण मिलेगा ये भी जान लीजिए। जो तेलंगाना आरक्षण दे रहा है वो किस प्रकार से देगा, जिसमें एससी उपवर्गीकरण करते हुए 3 समूहों में आरक्षण प्रदान किए जाएंगे। समूह 1 को, जो समूह 1 है यानी समूह पहला है, पहला समूह को कैसे आरक्षण दिया जाएगा? तो एससी के लिए 15% कोटे, जो एससी का 15% कोटा होता है ना आरक्षण देने का, उस 15% कोटे में जो समूह ए है इसको 1% दिया जाएगा। कितना? समूह ए को 1% दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करें जो समूह बी है यानी दूसरा समूह है, इस दूसरे समूह को 9% आरक्षण दिया जाएगा। कितना? 9%। और उसके बाद बात करें जो समूह सी है, समूह सी को कितना परसेंट आरक्षण दिया जाएगा? 5% आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। अब इन सबको मिला दिया जाए तो 15% आरक्षण जो दिया जाता है वो 15% आरक्षण एससी वाला कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक, तो इस तरह आप देख लीजिए, इसको समझ लीजिए कि जो आरक्षण का उपवर्गीकरण किया जा रहा है तेलंगाना में वो किस प्रकार किया जाएगा। सबसे पहले तो जो एससी, ठीक है, एससी समूह है, इसको 3 श्रेणियों में बांट दिया गया। पहली श्रेणी को 1%, दूसरी श्रेणी को 9% और तीसरी श्रेणी को 5%। इस प्रकार से उपवर्गीकरण करके अलग अलग श्रेणियों में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। चलिए आगे बात करें खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। अब खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो आपके इसी फोटो में है और यहां पर पॉइंट वाइज लिख दिया गया है। ठीक है, ये जितने पॉइंट इंपॉर्टेंट आपके परीक्षा के लिए अभी हैं उनको जानिए। इसके बाद जब खेलो इंडिया पैरा गेम समाप्त होंगे, जो पदक तालिका है, पदक तालिका भी आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। यहाँ पर संस्करण की बात कर ले, जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में आयोजित हो रहे हैं उनका कौन सा संस्करण है, तो यहाँ पर ये दूसरा संस्करण है। ठीक है, एडिशन होगा, यहाँ वर्जन लिखा हुआ है, एडिशन होगा यहाँ पर। ठीक है, आयोजन की बात कर ले, इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है, परीक्षा से पूछ सकता है। वेन्यू न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। कहां पर, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। और आयोजन की अवधि क्या है, इवेंट ड्यूरेशन क्या है, यहां पर मार्च 20 से लेकर मार्च 27 2025 के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है। और चैंपियन बियॉन्ड लिमिट्स इसका थीम है। किस थीम पर इसका आयोजन किया जा रहा है, चैंपियन बियॉन्ड लिमिट्स। यहां पर आप देख सकते हैं चैंपियन बियॉन्ड लिमिट्स, इसी थीम पर इसका आयोजन किया जा रहा है। आगे देखें शुभंकर क्या है, यहां पर शुभंकर क्या है भाई, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। अब नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है तो नई दिल्ली की जो राजकीय पक्षी है वो है गौरैया। ठीक है, गौरैया है राजकीय पक्षी नई दिल्ली की, और गौरैया ही शुभंकर है। और उस शुभंकर का नाम क्या रखा गया है, उज्ज्वला। क्या नाम है, उज्ज्वला नाम है। और उज्ज्वला नाम की गौरैया जो है वो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 जो नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है उसकी शुभंकर है। ठीक है, इतने पॉइंट याद रखिएगा, इतने पॉइंट आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। और जब पदक तालिका आएगी, जैसे जैसे गेम इवेंट आगे बढ़ेगा, तो हम डेली करंट अफेयर वीडियो में सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो आगे बात करें। टीबी उन्मूलन के समाधान के लिए भारत नवाचार शिखर सम्मेलन का आयोजन। ठीक है, भारत नवाचार शिखर सम्मेलन का आयोजन। अब इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर चर्चा करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने, ठीक है, अनुप्रिया पटेल ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में टीबी उन्मूलन के समाधान के लिए भारत नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है, भारत नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया, किसने किया, अनुप्रिया पटेल ने किया। कब किया, 18 मार्च को किया। ठीक है, कब किया, 18 मार्च को इसका उद्घाटन किया। पॉइंट्स पर चर्चा करें तो सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, सम्मेलन का उद्देश्य 2025 तक टीबी उन्मूलन की दिशा में भारत की प्रगति को गति प्रदान करना है। क्या है, 2025 तक जो टीबी उन्मूलन का लक्ष्य है उसमें गति प्रदान करना, इसी सम्मेलन का, इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। और सम्मेलन में एक बात और जाने रहिए कि शिखर सम्मेलन का आयोजन स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ठीक है, उसके बाद देखें केंद्रीय टीबी प्रभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। यानी 3 संस्थाएं हैं जिनके द्वारा मिलकर जो ये सम्मेलन है, इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। किसके किसके द्वारा, यहाँ पर देखा जाए स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, ठीक है, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आता है उसके द्वारा, साथ ही साथ केंद्रीय टीबी प्रभाग के द्वारा और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा मिलकर संयुक्त रूप से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट्स पर चर्चा करें कि भारत में टीबी मामलों की दर देखें तो भारत में टीबी मामलों की दर 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर 237, ठीक है, 2015 में कितना था, 1 लाख जनसंख्या पर 237 लोगों को टीबी था। अब इससे देखा जाए तो 17% की गिरावट होते हुए 2023 में कितना हो गया, 2023 में देखा जाए तो 195 प्रति लाख जनसंख्या आ गई। ठीक है, 195 2023 में आ गई कि 195 हो गई। आगे हम बात करें टीबी से होने वाले मौत 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर 28 से 2023 में 21.4% घटकर 22 प्रति लाख जनसंख्या आ गई। यानी कि 2015 में कितना था, 1 लाख जनसंख्या पर जो 237 लोग उनको टीबी होती थी तो उसमें से प्रति 1 लाख जनसंख्या में 28 लोगों की मौत हो जाती थी। यह आंकड़ा है 2015 का। ठीक है, लेकिन 2013 में क्या, 2023 में क्या हुआ कि 2023 में जो ये आंकड़ा है 21.4% घट गया, जो मौतों का आंकड़ा है वो घटा। और उसके बाद क्या हो गया कि 22 प्रति लाख जनसंख्या आ गई, जो मौत होती थी 2023 तक वो 22 प्रति लाख आ गई। ठीक है, और ये सारे डाटा कहां से लिए गए हैं, ये वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट, वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट के पॉइंट है, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस से पॉइंट्स आपके मेंस में भी आते हैं और प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहां बात करें भारत में टीबी उपचार का दायरा पिछले 8 वर्षों में 32%
बढ़ा है, ठीक है। 2015 में 53% से 2023 में 85% बढ़ गया, ठीक है। 2015 में कितना था, 53% था, और 2023 में बढ़ के कितना हो गया, 85% हो गया, यानी टोटल 32% की उछाल दर्ज की गई है पिछले 8 सालों में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, ये वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट का डाटा है, और जो भी रिपोर्ट एंड इंडेक्स आते हैं वो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये रिपोर्ट और इंडेक्स का ये डाटा आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बात करें। एआई कोष नामक डेटा सेट बनाने के लिए लोकसभा और भारत एआई मिशन के बीच समझौता हुआ है। किसके किसके बीच समझौता हुआ है, लोकसभा और भारत एआई मिशन यानी इंडिया एआई मिशन के बीच में एआई कोष नामक डेटा सेट बनाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, ठीक है। परीक्षा में आपसे पूछे एआई कोष नामक डेटा सेट बनाने के लिए लोकसभा तथा किसके बीच में एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है, ठीक है। तो इंडिया एआई मिशन, पॉइंट्स पर चर्चा करें तो लोकसभा और भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन यानी कि एआई मिशन, इंडिया एआई मिशन ने 18 मार्च को नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते का उद्देश्य एआई तकनीकों का उपयोग करके एक व्यापक एआई आधारित भाषाई भंडार बनाना है। एआई कोष नामक एक डेटा सेट बनाया जाएगा जो लोकसभा में बहस की किसी भी भाषा में अनुवाद करने में सक्षम होगा। जो एआई कोष का डाटा सेट होगा ये बेसिकली लोकसभा में जो बहस होती है उस बहस को किसी भी भाषा में अनुवाद कर सकेगा, ठीक है, ये एआई डाटा सेट। इससे शोधकर्ताओं, संसद सदस्यों और शिक्षाविदों को शोध उद्देश्यों के लिए संसद की विस्तृत बहसों तक किसी भी भाषा में अनुवाद व सुविधा मिल सकेगी। अब इसी से रिलेटेड एक पॉइंट मैंने कल आपको बताया था, वो पंजाब विधानसभा से रिलेटेड था कि पंजाब विधानसभा ने एक सर्च इंजन लॉन्च किया है, और वो सर्च इंजन कैसा है कि भारत की आजादी से लेकर अभी तक पंजाब विधानसभा में जो इंपॉर्टेंट बहस हुई है उन बहस को आप सर्च इंजन के माध्यम से जिस डेट का आप देखना चाहते हैं उस डेट की बहस को जाके आप वापस से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ये सारी सुविधाएं किस विधानसभा के द्वारा शुरू की गई है, पंजाब विधानसभा के द्वारा शुरू की गई है। और सेम उसी से कुछ मिलता जुलता यहां पर देखा जाए तो लोकसभा और इंडिया एआई मिशन के बीच जो समझौता हुआ है उसके तहत भी एआई कोर्स बनाया जाएगा, ठीक है। और ये एआई कोर्स भी सेम वैसा ही काम करेगा, लेकिन ये मूलतः अनुवाद का कार्य करेगा। जो भी कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई को अनुवादित करेगा। चलिए आगे पॉइंट पर चर्चा करें। वोटर आईडी को आधार से जोड़ने के संबंध में जल्द ही तकनीकी परामर्श शुरू करेगा निर्वाचन आयोग। अब ये पॉइंट चर्चा में क्यों आ गया, देखिए पश्चिम बंगाल की सरकार का दावा था कि वोटर आईडी, ठीक है, कुछ जो दिल्ली में वोट डाले गए, दिल्ली में ऐसे वोट डाले गए जो वोटर आईडी ऑलरेडी वहां पश्चिम बंगाल में रजिस्टर्ड है, वैसे वोटर आईडी से दिल्ली में भी वोट डाले गए। तो ये एक उन्होंने प्रश्न सवाल उठाया, और सवाल उठाने के बाद अब क्या हुआ कि जो वोटर आईडी है उसको आधार कार्ड से जोड़ने की मुहिम सी चली कि आधार कार्ड से ही वोटर आईडी को जोड़ दिया जाए। उसी दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये पॉइंट आपके मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 2 टॉपिक कौन सा, उसमें मैं टॉपिक बताता हूं, चुनाव सुधार, चुनाव सुधार। और लिख के ले लीजिए यह इस बार मुख्य परीक्षा का प्रश्न होने वाला है, ठीक है, मुख्य परीक्षा का प्रश्न होने वाला है। ये मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे, साक्षात्कार में भी पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। चुनाव सुधार से रिलेटेड जो ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इन पॉइंट पर चर्चा करते हैं। चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ने, ठीक है, 18 मार्च 2025 को आधार को फोटो पहचान पत्र नंबरों से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी। चुनाव आयोग ने कहा कि वह जल्द ही इस मुद्दे पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के साथ तकनीकी परामर्श शुरू करेंगे। यह निर्णय मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने गृह मंत्रालय, विधायी विभाग के सचिवों और UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के साथ दिल्ली में आयोजित एक बैठक के दौरान लिया। मतलब ये जो फैसला लिया गया है, ये फैसला कहां पर, दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिस बैठक में कौन कौन सम्मिलित हुए, जो चीफ इलेक्शन कमीशन है ज्ञानेश कुमार, वहीं पर बात किया जाए तो गृह मंत्रालय और विधायी विभाग के सचिव, साथ ही साथ UIDAI के जो CEO है वो सम्मिलित हुए थे। उन्हीं की बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया कि जो पहचान पत्र होता है, वोटर ID कार्ड होता है और आधार कार्ड, इन दोनों को एक दूसरे से लिंक कर दिया जाएगा। आयोग ने बताया कि वह निर्वाचन फोटो प्रमाण पत्र को आधार से जोड़ने के लिए अनुच्छेद 326 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम
1950 और संबंधित सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार कार्रवाई करेंगे। मतलब जो अनुच्छेद 326 कहता है और साथ ही साथ जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 कहता है उसके प्रावधान और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आधार कार्ड को फोटो पहचान पत्र से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा कहना है जो इलेक्शन कमीशन है उसका। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार मतदान का अधिकार केवल भारत के नागरिकों को दिया जा सकता है, जबकि आधार कार्ड केवल व्यक्ति की पहचान स्थापित करता है। यहाँ पर एक पॉइंट ये निकल के आता है, ये पॉइंट जाने रहिए, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकता है कि जो आधार कार्ड होता है बेसिकली वो एक व्यक्ति की पहचान पत्र होता है, व्यक्ति की पहचान उससे की जा सकती है। लेकिन जो वोटर कार्ड होता है ना, वोटर कार्ड उसी को जारी किया जाता है जो भारतीय है और वोट देने के योग्य है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिफरेंस भी हो सकता है और इसको जोड़ने में क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या समस्याएं आ सकती है, इन समस्याओं को अमल करने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न जो जजमेंट आए हैं उन जजमेंटों को भी देखा जाएगा, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के जो प्रावधान है उन प्रावधानों को देखा जाएगा और आर्टिकल 326 को भी देखा जाएगा, ताकि बाद में कोई भी ऐसा लूप होल ना छूटे जिससे मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाए। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखें, मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की खुदरा महंगाई औसतन 4% रहने की उम्मीद जताई है। यानी कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जो भारत की खुदरा महंगाई दर है उसको औसतन 4% यानी 4% रहने की उम्मीद जताई है। पॉइंट्स क्या है, अमेरिकी निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की खुदरा महंगाई औसतन 4% रहने की उम्मीद जताई है, जबकि इससे पहले 4.3% का अनुमान जताया गया था। ठीक है, पहले कितना जताया गया था वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कि 4.3% रह सकती है, लेकिन अब उसने कहा है कि अब ये 4% रह सकती है। 4.3 से घटा के ये कहा है कितना रह सकता है, 4% रह सकता है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि फर्म आरबीआई द्वारा 25 बीपीएस दर कटौती की जाने के लिए अपनी मौद्रिक नीति को अपडेट कर रही है। ठीक है, आगे देखें, भारत की सीपीआई मुद्रास्फीति दर फरवरी में 3.61% तक गिर गई थी, जो 6 महीने में पहली बार जब ये आरबीआई के 4% के लक्ष्य से नीचे आई है। ठीक है, हुआ क्या था कि भारत की जो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मुद्रास्फीति जो है, यहां पर देखा जाए फरवरी में क्या हुआ था कि 3.61% तक गिर गई थी, जो 6 महीने में देखा जाए पिछले 6 महीने में पहली बार है जब ये आरबीआई की 4% के लक्ष्य से नीचे आ गई थी। आरबीआई ने लक्ष्य निर्धारित किया था कि जो सीपीआई है ये 4% तक इसको रोक के रखना है, 4% तक बना रहेगा, लेकिन उससे भी नीचे आ गया था, 3.61% हो गया था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। जो मॉर्गन स्टैनली है वित्त वर्ष 2025-26 के लिए डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि जो खुदरा महंगाई दर है उसको कितना प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है, 4% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। पहले अनुमान कितना था इसका, 4.3% का अनुमान था। ठीक है, 4.3% का अनुमान था, लेकिन अब घटा दिया है, 4% रहने का अनुमान बताया है। किसने बताया, मॉर्गन स्टैनली ने बताया है। और ये कहाँ का निवेश बैंक है, तो ये अमेरिका अवस्थित कंपनी है। जो मॉर्गन स्टैनली है उसका संबंध कहाँ से है, किस देश से है, इसका संबंध अमेरिका से है। चलिए आगे बात करें, आरबीआई और बैंक ऑफ मॉरिशस के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। आरबीआई और बैंक ऑफ मॉरिशस के बीच में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है और ये खबर 18 मार्च का है। आकाशवाणी का इनपुट है और यहां पर देखा जाए जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं उन पे चर्चा करें। तो भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ मॉरिशस के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसके अंतर्गत सीमा पार लेन देन के लिए स्थानीय करेंसी को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, यहां पर लिखा है सीमा पार होगा। सीमा पार लेन देन के लिए स्थानीय करेंसी को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई और बैंक ऑफ मॉरिशस के बीच में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। और पॉइंट्स अन्य देखें तो आरबीआई के अनुसार इस समझौते का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार में भारतीय रुपए और मॉरिशस के रुपए के इस्तेमाल की सुविधा होगी। ठीक है, यहां देखा जाए जो द्विपक्षीय व्यापार होता है तो उस द्विपक्षीय व्यापार में भारत मॉरिशस से व्यापार करना चाहता है तो अपने रुपए का इस्तेमाल करे, मॉरिशस अगर जो व्यापार करना चाहता है भारत से तो मॉरिशस अपने रुपए का इस्तेमाल कर सकता है। डॉलर का यहाँ पे देखा जाए तो डॉलर से हटके जो स्थानीय मुद्रा है, स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की बात कही जा रही है। आगे देखें, इससे सभी नागरिकों को अपने अपने देश की करेंसी में अदायगी करने की सुविधा प्रदान हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही भारत और मॉरिशस के बीच व्यापार बढ़ेगा तथा वित्तीय समानता भी आएगी। तो मुझे लगता है ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। जब स्थानीय मुद्रा में व्यापार होता है तो व्यापार करने में भी आसानी होती है और वहां पर देखा जाए तो
डॉलर का मूल्य बढ़ने या घटने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे देखें सबसे महत्वपूर्ण और आज पूरे दिन चर्चा में रही खबर, उस पर चर्चा करते हैं। तो सुनीता विलियम्स और क्रू 9 के अन्य सदस्य 9 महीने अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद पृथ्वी पर लौटे हैं। और पॉइंट्स क्या बन सकते हैं, पिछले एक साल से देखा जाए तो ये खबर चर्चा में रही थी, जब से 9 महीने से जब से सुनीता विलियम्स फंसी हुई थी अंतरिक्ष स्टेशन पर, देखा जाए तब से ये खबर चर्चा में बनी थी। और ये आज सुबह मॉर्निंग में देखा जाए तो वापस पृथ्वी पर लैंड करी है। और लैंड करने के बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर चर्चा कर लें। 9 महीने के लंबे अंतरिक्ष प्रवास के बाद नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर समेत 2 अन्य अंतरिक्ष वैज्ञानिक, क्या क्या नाम है, इन दोनों का नाम याद रखना। देखिए, बुच विल्मोर का नाम आप जानते ही हैं, सुनीता विलियम्स का नाम जानते ही हैं, इनके साथ जो 2 अन्य आए उन 2 अन्य का नाम याद रखिएगा। क्या नाम है, निक हेग नाम है एक लोग का, और दूसरे का अलेक्जेंडर गेरेवुनोव। ठीक है, अलेक्जेंडर गेरोबुनोव इनका नाम है। जो अलेक्जेंडर गेरोबुनोव है ये कहाँ के हैं, ये है रूस के। कहाँ के, रूस के हैं। तो इन दोनों का नाम जरूर याद रखना, परीक्षा में आपसे इन दोनों का नाम ही पूछेगा कि इनके साथ 2 अन्य आए, उनका 2 अन्य का नाम क्या है, दोनों अन्य का नाम याद रखना। आगे देखें, स्पेसएक्स क्रू 9 ड्रैगन कैप्सूल ने भारतीय समय अनुसार 19 मार्च को सुबह 3:27 पर, ठीक है 3:27 पर फ्लोरिडा के तट के पास सफल स्प्लैश डाउन, ठीक है सफल स्प्लैश डाउन किया। अब यहां पर बात करें, नासा के अधिकारियों ने इसे ऐतिहासिक मिशन की सफलता पर प्रसन्नता जताते हुए बताया कि हालांकि यह मिशन 8 दिनों के लिए निर्धारित था, लेकिन तकनीकी समस्याओं के चलते अंतरिक्ष स्टेशन में 9 महीने तक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहना पड़ा था। ठीक है, यहां पर देखा जाए बेसिकली नासा का एक मिशन था, 8 दिनों का एक मिशन था, और उसमें जो बुच विल्मोर थे और सुनीता विलियम्स थे, इनको अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया था और अंतरिक्ष स्टेशन पर 8 दिन के लिए जाना था। लेकिन होता क्या है, चले तो गए, वापसी आने के टाइम पे कैप्सूल जो था उसमें तकनीकी खराबी आ गई और उस तकनीकी खराबी को दूर करने में 8 महीने का समय लग गया। और 8 महीने बाद, ठीक है यहाँ पर देखा जाए तो 9 महीने बाद ये वापस धरती पर आए हैं दोनों लोग। ठीक है, और इनके साथ में 2 अन्य आए हैं, उन 2 अन्य का नाम जरूर याद रखना, निक हेग और अलेक्जेंडर गेरेबुनोव। चलिए आगे बात करें, वैश्विक सहभागिता योजना। अब वैश्विक सहभागिता योजना जो है, इससे संबंधित जो पॉइंट्स हैं उन पर चर्चा करने, किस मंत्रालय के द्वारा योजना संचालित है, ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो संस्कृति मंत्रालय ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने और भारत की वैश्विक छवि को आगे ले जाने के लिए वैश्विक सहभागिता योजना लागू की है। ठीक है, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन से मंत्रालय के द्वारा वैश्विक सहभागिता योजना स्टार्ट की गई है। 4 ऑप्शन दे सकता है, और यहाँ पर वैश्विक सहभागिता है तो विदेश मंत्रालय भी जरूर देगा। ठीक है, सहभागिता है तो सहभागिता से रिलेटेड आसपास सहकारिता मंत्रालय देगा। ठीक है, सहकारिता मंत्रालय ये भी दे सकता है। और यहां पर जो संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और साथ में गृह मंत्रालय, ये 4 मंत्रालय का नाम आपको दे देगा कि वैश्विक सहभागिता योजना किस मंत्रालय के द्वारा संचालित है। टिक करके आई है कि वैश्विक सहभागिता मंत्रालय जो है वो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लागू की गई है, लॉन्च की गई है। और योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है उद्देश्य इसका, तो योजना के प्रमुख उद्देश्यों में विदेशी राष्ट्रों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना, द्विपक्षीय सांस्कृतिक संपर्कों को बढ़ावा देना और विश्व मंच पर भारत की सांस्कृतिक पहचान को पेश करना और देश भर में पर्यटन को प्रोत्साहित करना शामिल है। यहां पर देखा जाए बेसिकली तो विभिन्न देशों के साथ भारत के जो सांस्कृतिक संबंध है उन सांस्कृतिक संबंधों की पहचान करना, उनको बढ़ावा देना, वैश्विक मंच पर जो भारतीय संस्कृति है उसको बढ़ावा देना ही इस वैश्विक सहभागिता योजना का मुख्य लक्ष्य है। और ये योजना किसके द्वारा संचालित है, यहां पर देखा जाए तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये योजना संचालित है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अगले पॉइंट पर देखें, आयुष्मान खुराना फिट इंडिया आइकॉन नामित। ठीक है, फिट इंडिया आइकॉन किसको नामित किया गया है, ठीक है आयुष्मान खुराना को नामित किया गया। यहां पर आप देख सकते हैं आयुष्मान खुराना को। और ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं। 2018 में ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, और ये फिट इंडिया मूवमेंट है, इसके बारे में क्या क्या चीजें उनको भी जान लेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को आधिकारिक रूप से फिट इंडिया आइकॉन के रूप में नामित किया गया है।
केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में फिट इंडिया कार्निवल के उद्घाटन समारोह के दौरान इसकी घोषणा की। ठीक है, जो नई दिल्ली में फिट इंडिया कार्निवल था, इसी के उद्घाटन समारोह के दौरान इस बात की घोषणा की कि आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकॉन नामित किया जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट जाने रहिए कि फिट इंडिया मूवमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 29 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। यह एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों के बीच फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। किसको बढ़ावा देना है? तो फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। ठीक है, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब की गई थी? परीक्षा से पूछे तो 29 अगस्त 2019 को किसके द्वारा? पीएम मोदी के द्वारा शुरू की गई थी। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जाने रखिए। चलिए आगे बात करें। प्रख्यात ओडिया कवि रमाकांत रथ का निधन हो गया। यह है प्रख्यात ओडिया कवि रमाकांत रथ, इनका निधन हो गया है। तो प्रसिद्ध ओडिया कवि और पूर्व आईएएस अधिकारी रमाकांत रथ का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 30 दिसंबर 1934 को उड़ीसा के पुरी जिले में जन्मे रथ ने आधुनिक ओडिया साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी काव्य यात्रा रेंसा कॉलेज कटक में अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई के दौरान शुरू हुई थी। जो उनकी काव्य यात्रा शुरू हुई थी, वो काव्य यात्रा कब से शुरू हुई देखा जाए तो रेवेंसा कॉलेज जो है कटक में, यहां पर जब अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई कर रहे थे उसी के दौरान इनकी जो काव्य यात्रा है वो स्टार्ट होती है। और इनकी प्रमुख कृति कौन कौन सी है? सप्तम ऋतु, श्री राधा और संदिग्ध मृगया उड़िया कविता में गहरी दार्शनिक सोच और विशिष्ट काव्य अभिव्यक्ति का प्रतीक बनी। यहां पर इनकी कृतियां जरूर याद रखिएगा। सप्तम ऋतु, श्री राधा और संदिग्ध मृगया। ठीक है, ये किसकी कृति है? ये कृति है रमाकांत रथ की। रमाकांत रथ की। और रमाकांत रथ देखा जाए तो उड़िया कवि तो थे ही, साथ साथ ये आईएएस अधिकारी भी थे। इसी वजह से इनका नाम और महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए अगली खबर पर चर्चा करें तो इंडिया मास्टर्स ने ऐतिहासिक IML 2025 खिताब जीता है। किसने जीता है? इंडिया मास्टर्स ने जीता है। पॉइंट्स पर चर्चा करें तो इंटरनेशनल मास्टर्स लीग जो IML है, IML का शॉर्ट में, जो IML शॉर्ट में है, इसका फुल फॉर्म क्या है? IML का इंटरनेशनल मास्टर्स लीग। जैसे IPL है, WPL है, सेम वैसे ही IML है, मास्टर्स लीग है। यहां पर देखा जाए तो इंटरनेशनल मास्टर्स लीग के उद्घाटन संस्करण में भारत मास्टर्स ने वेस्टइंडीज मास्टर्स को 6 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। इसका पहला संस्करण ही था जो IML का, ये पहला संस्करण, ठीक, पहला संस्करण किसने जीत लिया है? भारत ने जीता है। किसे हराया है? ठीक है, तो इसने हराया है वेस्ट इंडीज को। वेस्ट इंडीज को पराजित किया। कितने विकेट से? 6 विकेट से पराजित किया। ठीक, बात करें पॉइंट की तो फाइनल में सचिन तेंदुलकर के नेतृत्व में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन कर करीब 50,000 दर्शकों की मौजूदगी में SVNS इंटरनेशनल स्टेडियम में यह खिताब पर अपना कब्जा कर लिया। वेस्ट इंडीज मास्टर्स का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो ब्रायन लारा कर रहे थे। कौन? ब्रायन लारा जो है ये वेस्ट इंडीज मास्टर्स का नेतृत्व कर रहे थे। और भारत मास्टर्स का जो भारतीय टीम है इंडिया मास्टर्स, इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो सचिन तेंदुलकर कर रहे थे। कप्तान का नाम जरूर याद रखिए, कप्तान कौन थे। यहां पर आप देख सकते हैं, ये है ब्रायन लारा और ये है सचिन तेंदुलकर जी। ठीक है, चलो आगे बात करें। खिताब के साथ ही भारत मास्टर्स ने 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि भी जीती है। अगले पॉइंट पर चर्चा करें तो IIT मद्रास में थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ किया गया है। IIT मद्रास जो है यहाँ पर थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ किया गया है। पॉइंट पर चर्चा करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। IIT मद्रास में श्री S रामकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च की स्थापना की गई है। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि S रामकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च की स्थापना कहां पर की गई है? IIT मद्रास में की गई है। ठीक, IIT मद्रास में की गई है। किसके द्वारा की गई है? इसरो द्वारा की गई है। ठीक है, इसरो के द्वारा यह स्थापना की गई है। पॉइंट पर चर्चा कर ले तो इस अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन इसरो के अध्यक्ष V नारायणन के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? V नारायणन के द्वारा की गई है। ठीक है,
और आगे बात करें, इस केंद्र का नाम प्रतिष्ठित एरोस्पेस इंजीनियर और आईआईटी मद्रास के पूर्व छात्र श्री एस रामकृष्ण के नाम की गई है। श्री एस रामकृष्णन के नाम पर इसका नाम रखा गया है, जो ये केंद्र स्थापित किया जा रहा है, अनुसंधान केंद्र, थर्मल अनुसंधान केंद्र की। आगे बात करें, यह केंद्र आईआईटी मद्रास के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में स्थापित है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए तापीय एवं द्रव्य विज्ञान अनुसंधान को उन्नत करना है। जो ये उद्देश्य, किस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है, उद्देश्य जरूर जाने रहिएगा, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, वरुण 2025 अभ्यास। वरुण 2025 अभ्यास से संबंधित जो पॉइंट्स उन पर चर्चा करें, सबसे पहले ये जाने रहिए कि वरुण अभ्यास जो होता है वो किसके किसके बीच होता है, भारत और फ्रांस के बीच होता है। ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच में होता है। अब आपको 2-3 युद्धाभ्यास मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, आपको बताना होगा खंजर किसके बीच में होता है, गरुड़ किसके बीच में होता है, हरिमो शक्ति किसके बीच में होता है, ठीक है, मित्र शक्ति किसके बीच में होता है, सूर्य किरण किसके बीच में होता है। ये 5 अभ्यास, ठीक है, इन 5 अभ्यास को आपको बताना है कि खंजर, गरुड़, हरिमो शक्ति, मित्र शक्ति और सूर्य किरण, ये 5 अभ्यास भारत किन किन देशों के साथ करता है। भारत का नाम लिखने की जरूरत आपको नहीं है, अन्य देशों का नाम आप लिख दीजिएगा तो मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, अब पॉइंट पर चर्चा कर लें। वरुण से संबंधित जो पॉइंट्स हैं उन पर बात करें तो भारत और फ्रांस के बीच मजबूत समुद्री साझेदारी का प्रतीक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण 19 से 22 मार्च 2025 तक आयोजित किया जाएगा। कब से? इसका 23वां संस्करण है वरुण का, और ये 19 से लेकर 22 मार्च 2025 के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, आगे बात करें, वरुण 2025 में कई समुद्री क्षमताओं का व्यापक प्रदर्शन होगा, जिसमें विमान वाहक पोत INS विक्रांत और चार्ल्स डे गॉल लड़ाकू विमान मिग 29 के, राफेल M विध्वंसक जहाज फ्रिगेट और एक स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी भी शामिल होंगे। तो यहां पर देखा जाए बेसिकली तो बहुत से जो विमान है, युद्धक पोत है, ये सब वरुण में शामिल हो रहे हैं। वरुण जो है ये नौसैनिक अभ्यास है, ये जाने रहिएगा। ठीक है, नौसैनिक अभ्यास है। आगे बात करें, यह अभ्यास वायु रक्षा, पनडुब्बी रोधी युद्ध एवं सतही युद्ध अभियानों के समन्वय में बेहतर बनाने और मुक्त, खुली, सुरक्षित समुद्री स्थिति बनाए रखने के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करेगा, आपसी सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। 2001 से शुरू हुआ यह वार्षिक अभ्यास दोनों देशों के बीच नौसैनिक संचालन क्षमता और अंतर संचालनशीलता को बढ़ाने की दिशा में एक प्रमुख मंच के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो ये जाने रहिए जो वरुण अभ्यास है इसकी शुरुआत कब हुई थी। वरुण अभ्यास की शुरुआत हुई थी 2001 में। इस बार कौन सा संस्करण इसका आयोजित किया जा रहा है? 23वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। और किसके किसके बीच में होता है? भारत फ्रांस के बीच में होता है। कब इसका आयोजन किया जा रहा है? 19 मार्च से लेकर 22 मार्च के बीच में। और डेट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम्स, ठीक है, यूपी पीसीएस 2024 प्री एग्जाम मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछा गया था भर के। ठीक है, चलिए आगे देखें, और ये हमारा लास्ट पॉइंट है। सिक्किम सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपए का पर्यटन शुल्क लगाया है। कोई भी व्यक्ति है अगर सिक्किम में जाता है पर्यटन के लिए, ठीक है, पर्यटक, कोई भी पर्यटक सिक्किम जाता है तो उसके ऊपर 50 रुपए का पर्यटन शुल्क लगाया जाएगा। ठीक है, ये घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? सिक्किम सरकार के द्वारा की गई है। तो सिक्किम सरकार ने राज्य में प्रवेश करने वाले पर्यटकों के लिए 50 रुपए का प्रवेश शुल्क लगा दिया है। इसे 15 मार्च 2025 से लागू किया गया है। कब से लागू कर दिया गया है? 15 मार्च से इसको लागू कर दिया गया है। ठीक है, और ये जाने रहिए कि राज्य सरकार ने सिक्किम पर्यटक व्यापार पंजीकरण नियम 2025 के प्रावधानों के तहत यह शुल्क लगाया है। किसके तहत लगाया है? सिक्किम पर्यटक व्यापार पंजीकरण नियम 2025 के अंतर्गत देखा जाए तो सिक्किम सरकार के द्वारा 50 रुपए का पर्यटन शुल्क लगा दिया गया। कोई भी पर्यटक सिक्किम जाता है तो उसको 50 रुपए पे करने होंगे। आगे देखें, राज्य में आने वाले पर्यटकों को 50 रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क देना होगा। यह शुल्क जो है 30 दिन के प्रवास के लिए वैध होगा। अगर आप सिक्किम में 30 दिन प्रवास करते हैं तो 30 दिन प्रवास के लिए आपको 50 रुपए पे करना होगा। 50 रुपए आपके ऊपर समझिए कि पर्यटन टैक्स है, पर्यटन टैक्स लगाया जा रहा है। और 30 दिन से ज्यादा अगर आप रुकते हैं तो आपको पुनः 50 रुपए आपको पे करना होगा। ठीक है, 30 दिन से ज्यादा अगर आप रुकते हैं तो 50 रुपए आपको फिर से पे करना होगा।
5 साल से कम उम्र के बच्चों और आधिकारिक ड्यूटी पर आने वाले सरकारी अधिकारियों को इस शुल्क से छूट प्रदान की गई। यानी 5 साल से कम बच्चे हैं और साथ साथ में आधिकारिक ड्यूटी पर आने वाले जो अधिकारी हैं सिक्किम में, उनको इस शुल्क से छूट प्रदान की गई है। पर्यटकों से एकत्रित शुल्क सिक्किम सरकार के पर्यटन स्थिरता विकास कोष में जमा किया जाएगा। सिक्किम सरकार के अनुसार इस निधि का उपयोग पर्यटन अवसंरचना सेवाओं के विकास करने के लिए किया जाएगा। इस निधि का उपयोग राज्य में सड़क संपर्क बढ़ाने, स्वच्छता सुधार करने के लिए किया जाएगा ताकि राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके। बेसिकली देखा जाए तो पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ही ये पर्यटन टैक्स लगाया गया है। ठीक है, पर्यटन टैक्स जो लगाया गया है उसके पीछे मूल उद्देश्य यही है कि जो राज्य में या सिक्किम में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो ये जाने रहिएगा, ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है और इससे सतत पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, सतत पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास या पर्यटन से संबंधित क्वेश्चन अगर आपके परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है, जीएस पेपर 3 में, जीएस पेपर 1 में पूछा जा रहा है ऐसे सवाल, तो वहां पर आप इन सब चीजों को करंट अफेयर से रिलेट करके इसको मेंशन कर सकते हैं कि सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा 15 मार्च 2025 से 50 रुपए पर्यटन शुल्क लगाना स्टार्ट किया गया है। जिसका मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य यही है कि राज्य में सड़क संपर्क बढ़ाया जाए तथा सतत पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा दिया जाए, जिससे पर्यटन की असीम संभावनाएं जो है वो ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं हो और इससे एक पर्यटक स्थल के रूप में सिक्किम जो है अपने आप को ज्यादा मजबूती से स्थापित कर सके। चलिए, तो यहां तक हमने जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के पॉइंट थे 18 और 19 मार्च की, उन पर चर्चा करी। कुछ प्रश्न है आपके लिए इसी स्लाइड पर आधारित, उन प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 18 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार और टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बीच आईटीआई के उन्नयन के लिए कितने सरकारी आईटीआई को शामिल किया गया है? ठीक है, जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, उस समझौते ज्ञापन के तहत देखा जाए तो कितने आईटीआई हैं जिनका उन्नयन किया जाएगा? ठीक है, ऑप्शन है 50, ऑप्शन बी कह रहा है 62, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी है 100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अनुसूचित जाति आरक्षण का युक्तिकरण विधेयक 2025 के तहत तेलंगाना में अनुसूचित जातियों की कितनी उपसमूहों को विभाजित किया जाएगा? मतलब जो अनुसूचित जातियां हैं उनको कितने उपसमूहों में विभाजित किया जाएगा तेलंगाना में? ऑप्शन ए कह रहा है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। क्वेश्चन नंबर 3, खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु या कोलकाता? क्वेश्चन नंबर 4, भारत में 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर टीबी मामलों की दर कितनी थी जो 2023 में घटकर 195 हो गई है? ऑप्शन बताना है। ऑप्शन ए है 250, ऑप्शन बी है 237, ऑप्शन सी है 220, ऑप्शन डी है 200। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि मतदान का अधिकार केवल भारत के नागरिकों को ही दिया जा सकता है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 340। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय रिजर्व बैंक और मॉरिशस बैंक के बीच समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देना, द्विपक्षीय व्यापार में स्थानीय करेंसी का उपयोग करना, सीमा सुरक्षा पर सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना। आगे देखें, वैश्विक सहभागिता योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना, भारतीय छात्रों को विदेश भेजना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों पर कार्य करना या भारतीय सेना की वैश्विक उपस्थिति बढ़ाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? फिट इंडिया आइकॉन के रूप में किसे नामित किया गया है? विराट कोहली, आयुष्मान खुराना, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडिया मास्टर्स ने इंटरनेशनल मास्टर्स लीग के फाइनल में किस टीम को पराजित किया? ऑस्ट्रेलिया मास्टर्स, इंग्लैंड मास्टर्स, वेस्ट इंडीज मास्टर्स या पाकिस्तान मास्टर्स? क्वेश्चन नंबर 10 और अंतिम सवाल है, वरुण 2025 नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जा रहा है? भारत और रूस, भारत अमेरिका, भारत फ्रांस या भारत जापान? यहां पर ये 10 प्रश्न थे, इन 10 प्रश्नों का उत्तर तो आप यहां पर दे लीजिए और इसके साथ ही ऐप पर सेम जैसा यूपीपीसीएस का पैटर्न, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि सर सेम पैटर्न पर रखिए जो भी है, तो सारे चीजें वहां पर विद एक्सप्लेनेशन, यहां पर मैं आपको ये 10 प्रश्न खुद से प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं ऐप पर विद एक्सप्लेनेशन, व्याख्या सहित, व्याख्या सहित जिस मॉडल में आपको प्रश्न चाहिए, कथन कारण में चाहिए, ठीक है, कथन कारण में चाहिए, सुमेल वाले चाहिए, फिर उसके बाद में जो
कितने पॉइंट सही है, कितने कथन सही है, ये सारे सारे प्रश्न एज इट इज जैसे यूपीपीसीएस पूछता है, जैसे जीएस का ट्रेंड था उसी जीएस के ट्रेंड को फॉलो करते हुए एमसीक्यू फॉर्मेट में ऐप पर आपको टेस्ट पर डे मिलते रहते हैं। इसी स्लाइड पर आधारित सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। इनका प्रैक्टिस करिए, इनका जवाब आप यहाँ पर दीजिए और जो ऐप पर टेस्ट लगे हैं उन टेस्ट को जाके अटेम्प्ट करिएगा। जिन लोगों ने परचेज नहीं किया है, परचेज करने को इच्छुक है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइएगा, एक पिन कमेंट है, पिन कमेंट में सारी डिटेल्स दी हुई हैं। आप उन डिटेल को फॉलो करते हुए जाके उस बैच को परचेज कर सकते हैं। जो मतलब ये पैकेज है, इस पैकेज को परचेज कर सकते हैं 18 रुपए में। देखा जाए तो 2 चाय के मूल्य में आपके पूरे महीने का करंट अफेयर भी आसानी से तैयार हो जा रहा है। सैकड़ों लोग हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी पर जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हैं और जुड़ने के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये जानकारियां, ये सेशन यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।